नमस्कार साथियों। एक पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। दरअसल आम आदमी पार्टी पर यह कहावत पूरी तरह से लागू हो रहा है। अब देखें कि कई राज्यों में आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे लोकसभा चुनाव में। 22 लोकसभा क्षेत्रों में उसके कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सिर्फ पंजाब में 3 लोकसभा सीटें उसको मिली। उसके अलावा दिल्ली की सभी सीटें, हरियाणा, गुजरात, सभी जगह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार गए। अब इस खींच को मिटाने के लिए आम आदमी पार्टी रोज नए नए झूठ गढ़ रही है। चाहे वह दिल्ली में पानी संकट का मसला हो, चाहे बिजली की कमी का मसला हो। अब देखिए, अभी कल मंगलवार को ही आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी का स्पीकर चुना जाता है तो इस देश के संविधान को बदल दिया जाएगा। अब आप देखिए कि 2014 में जब बीजेपी की 282 सीटें थी, 2019 में जब बीजेपी की 303 सीटें थी अपने दम पर और सहयोगियों के साथ 353 सीटें थी, तब तो संविधान में कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि जो सामान्य बदलाव होते हैं वो जरूर हुए। लेकिन जिस तरह के बदलाव की बात कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी करती रही है, उस तरह का कोई आमूल-चूल बदलाव यानी मौलिक ढांचे में कोई बदलाव नहीं हुआ। और संविधान में बदलाव की बात और मौलिक ढांचे में बदलाव की बात तो ये लोग ऐसे करते हैं जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो। संविधान में जो सबसे बड़े बदलाव किए गए थे वह 1976 में इंदिरा गांधी ने किया था, 42वां संशोधन में, जब एक साथ 40 बदलाव कर दिए गए थे, या कहें 40 संशोधन कर दिए गए थे। वह इमरजेंसी का वह दौर था जब इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका सहित मीडिया तमाम क्षेत्रों पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था और ऐसे ऐसे संशोधन कर दिए थे जिसमें सिर्फ विधायिका की स्थिति मजबूत हो, न्यायपालिका भी चाह करके कुछ न कर पाए और देश का पूरा तंत्र एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए। वही दौर था जब लोकसभा का कार्यकाल 5 साल की बजाय 6 साल कर दिया गया था। हालांकि 2 साल बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो कई संशोधनों को रद्द कर दिया गया और फिर से एक पूर्व की स्थिति बनाने की कोशिश की गई। लेकिन कई संशोधन ऐसे भी रहे जो अभी तक कायम है। जैसे उसी समय संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द जोड़े गए थे। तो अगर मौलिक बदलाव किया है तो वह कांग्रेस पार्टी है। जब 1976 में उसने बड़े बदलाव कर दिए थे संविधान में, लेकिन आज उसी कांग्रेस पार्टी के साथ उसी इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी के लोग भी शामिल हैं। ये अलग बात है कि दिल्ली में उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी से अपने आप को अलग करने की घोषणा की है, लेकिन इंडी गठबंधन में तो वे अभी भी मौजूद हैं। ये समझने की बात यह है कि संविधान में बदलाव, खास करके मौलिक ढांचे में बदलाव, कोई आसान चीज नहीं होती है। संविधान में जो 3 तरह के बदलाव होते हैं, एक सामान्य बदलाव होता है, जैसे मोदी सरकार ने भी पिछले 10 साल में 8 बदलाव किए हैं। उनमें जीएसटी को लेकर के जो अधिनियम है, या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात है, या तमाम तरह की और चीज़ें हैं जो एससी एसटी के लिए आरक्षण को 10 साल आगे बढ़ाने की बात थी। इन तमाम तरह की चीज़ें जो सामान्य कोटि के संशोधन होते हैं, उसके लिए एक सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है लोकसभा में और राज्यसभा में। लेकिन जो विशेष बदलाव होते हैं उसके लिए न सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए, बल्कि देश में जितने विधान मंडल हैं उनमें आधे से अधिक विधान मंडलों में भी उसे पास किया जाना होता है। और आज हम सभी जानते हैं कि भले ही बीजेपी की 240 सीटें हों, लेकिन यह कुल मिलाकर के अल्पमत की सरकार है, क्योंकि बीजेपी को अपने बल पर बहुमत नहीं है और 2/3 की तो बात ही नहीं है। तो इस तरह के भ्रम फैलाने की जो कोशिश की जाती है, इस तरह की जो एक हवाई बातें करने की कोशिश की जाती है, या कैसे एनडीए के घटक दलों में एक अविश्वास का माहौल बने, कैसे एक दूसरे की खींचातानी में ये दल लग जाएं, सरकार का जो विकास का एजेंडा है या कामकाज का एजेंडा है उस पर ये लोग केंद्रित न
कर पाए, उसके लिए ये एक तरह का षड्यंत्र रचा जाता है। और दरअसल यह इसलिए हो रहा है कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी यही एक हवाई बातें उड़ाई गई थी कि अगर बीजेपी को 400 सीटें आ गई तो बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, बीजेपी संविधान में बदलाव कर देगी, और इसने बहुत नुकसान पहुंचाया बीजेपी को। और यह बात कहीं ना कहीं कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जैसे दल समझ रहे हैं। यही वजह है कि बिना कुछ सोचे समझे अनर्गल प्रलाप या इस झूठ को और आगे चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। संजय सिंह ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी का स्पीकर बन जाता है तो सदन में उनकी तानाशाही हो जाएगी और रोज विपक्षी दलों के नेताओं को मार्शल द्वारा निकलवा दिया जाएगा, बाहर फेंकवा दिया जाएगा। अब यह वह व्यक्ति कह रहा है जिसकी पार्टी जो दिल्ली में सरकार में है, वह आए दिन विपक्ष के लोगों को मार्शल से बाहर फेंकवाती रहती है। 2015 से 20 का वो दौर याद करिए जब बीजेपी के सिर्फ 3 विधायक थे, आम आदमी पार्टी के 67 विधायक थे। उस समय भी यह दौर चला था कि बीजेपी किसी भी मुद्दे पर, चाहे वह एमसीडी का कोई मुद्दा हो, बिजली पानी का मुद्दा हो, लोकपाल का मुद्दा हो, जब भी उठाती थी तो मार्शल से उन तीनों विधायकों को बाहर करवा दिया जाता था। और अभी भी वह दौर जारी है जब बीजेपी के 8 विधायक, 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, प्रचंड बहुमत है। अगर 8 लोग सदन में रहे भी तो वे कुछ खास नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी द्वेष इतना है बीजेपी के प्रति कि आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के नेता या जो सदन के अध्यक्ष हैं, वे बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के जो सदस्य हैं उनको मार्शल से बाहर फेंकवाते रहे हैं। और यह एक आम प्रक्रिया दिल्ली विधानसभा की है। तो इतनी असहिष्णुता, अनुदारता जिस पार्टी में है, वह दूसरी पार्टी पर असहिष्णु होने का, अनुदार होने का और तानाशाह होने का आरोप लगा रही है। संजय सिंह को यह नहीं दिख रहा है कि किस तरह से दिल्ली में पानी का संकट बिल्कुल चरम पर है और आए दिन कोर्ट की फटकार लग रही है दिल्ली सरकार को। कैसे कल भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई है और कोर्ट ने यह कहा कि आप हमें हल्के में न लें और आप इस पर राजनीति न करें। और कोर्ट ने यह पूछा कि आपने जो पानी माफिया है, जो टैंकर माफिया है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, इसकी रिपोर्ट आप दें। और आपने अपने हलफनामे में स्पष्टता से चीज़ें नहीं लिखी, लेकिन इस पर संजय सिंह ने कोई बात नहीं कही, जो कि अभी दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है, जल संकट। लेकिन बिना मतलब का एक इशू जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है और जिसे वे किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकते कि एनडीए अपना स्पीकर किसे चुने, इससे आम आदमी पार्टी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उस पर वे बाजाप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज ही एक और खबर आई कि किस तरह से जिन महिलाओं से फॉर्म भरवाए गए थे चुनाव के दौरान, हजार रुपए देने के वादे के साथ, वे महिलाएं अब आतिशी मारलेना के घर के आगे जाकर के घेराव कर रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं कि उन्हें हजार रुपए कब मिलेंगे। और आप देखिए कि जब केजरीवाल जेल जा रहे थे 2 जून को, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली के सारे काम जेल से चलते रहेंगे और जब मैं लौट कर आऊँगा तो महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा भी पूरा करूँगा। मतलब सारे काम तो जेल से चलते रहेंगे, लेकिन 1000 रुपये तब दूंगा जब जेल से लौट कर आऊँगा। तो यह क्या बात हो गई? जब आप सारे काम जेल से कर सकते हैं तो 1000 रुपये वाला वादा भी आप जेल से पूरा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वादा तो पूरा करना है नहीं, क्योंकि इसी तरह का वादा पंजाब में भी किया गया था और पंजाब की महिलाएं उस वादे के पूरा होने की राह देख रही हैं अभी तक। यह ठीक उसी तरह की चीज़ है कि कांग्रेस ऑफिस के आगे 8500 रुपये महीना लेने वाली महिलाओं की लाइन लगी है। वे कह रहे हैं कि हम लोगों से भी फॉर्म भरवाए गए थे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा और अब हमें 8500 रुपये महीने चाहिए। तो इस पर भी मुझे लगता है कि एक समग्र नीति बनाए जाने की जरूरत है कि चुनाव में भी किस तरह के वादे किए जा सकते हैं। क्या कोई दल लाख रुपए
सालाना देने की बात कर सकता है, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, या जो भारत सरकार के पूरे बजट से कई कई गुना बड़ा जिसका बजट अपने आप में बन सकता है। तो वह समय आ गया है कि विधायिका को इस पर एक कानून बनाना चाहिए कि चुनाव में जो वादे किए जाते हैं उसकी व्यावहारिकता तय की जाए। क्या व्यावहारिक रूप से वह संभव है, तभी कोई दल इस तरह के वादे करे, अन्यथा उसे ऐसे वादे करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो आज इतना ही। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और समर्थन हमें देते रहें। नमस्कार।